चलिए तो शुरू करते हैं, ठीक है। अमेर सर्वोच्चता के हेतु आंग्ल फ्रांसीसी संघर्ष से चलते हैं तो 17वीं शताब्दी के अंत तक अंग्रेजों ने पुर्तगाली और डचों प्रतिद्वंदी को समाप्त कर दिया। तो 17वीं शताब्दी के अंत तक पुर्तगाली भी गए, डच भी गए। अब अंग्रेज के साथ सबसे बड़ा प्रतिद्वंदी कौन बचेंगे? तो फ्रांसीसी बचेंगे, ठीक है, ध्यान में रखेंगे। लेकिन 17वीं शताब्दी के अंत में फ्रांस ने एक नया प्रतिद्वंदी बनकर सामने आ गया 17वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में, मतलब शुरुआत में, ठीक है। सॉरी, उत्तरार्ध मतलब अंत होता है, ठीक है। 1668 में फ्रांसीसियों ने, ठीक है, नहीं नहीं, उत्तरार्ध, उत्तरार्ध का मतलब शुरुआत हाँ। होता है, सॉरी, शुरू बताए थे, सही बताए थे, ठीक है। तो 16वीं से 17वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में फ्रांसीसियों ने सूरत में अपनी पहली व्यापारी कोठी स्थापित की। कब की? तो 1668 में की थी। फ्रांसीसी कंपनी 1664 में बनी थी, 1667 में भारत आई थी और 1668 में फ्रांसीसी ने अपनी पहली कोठी सूरत में स्थापित की, ठीक है। 1690-92 के दौरान उन्होंने कलकत्ता में भी व्यापारिक केंद्र स्थापित किया। 18वीं शताब्दी के आरंभिक 2 वर्षों में फ्रांसीसी कंपनी ने व्यापार में काफी प्रगति हुई। फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी तथा ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच संघर्ष का मुख्य आधार व्यापार में एकाधिकार और राजनीतिक नियंत्रण था। अब व्यापार में एकाधिकार और राजनीतिक नियंत्रण की वजह से मतलब क्या होता है, दोनों के बीच में मतलब क्या होता है, संघर्ष उत्पन्न होता है। क्योंकि फ्रांसीसी शक्ति भी जो थी, फ्रांस उस समय यूरोप के प्रमुख पावर में से एक था, ब्रिटिश भी था उस समय यूरोप के प्रमुख पावर में से एक था। अब दोनों के बीच मतलब क्या होता है, संघर्ष उत्पन्न होगा। और संघर्ष उत्पन्न होने का रीजन क्या था? व्यापार था, ट्रेड था, ठीक है। यद्यपि भारत में फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी का मूल उद्देश्य व्यापार मात्र था, तथापि 1742 में पांडिचेरी के गवर्नर पद पर डुप्ले की नियुक्ति के साथ उनके राजनीतिक उद्देश्य का भी सामने आने लगा। आप देखेंगे शुरू में मतलब ये फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी केवल व्यापार करने के लिए भारत आए। क्या है? केवल व्यापार करने के लिए भारत आते हैं। लेकिन बाद में जब डुप्ले जब यहाँ का गवर्नर जब बनता है तो उनका व्यापारिक उद्देश्य भी मतलब क्या होता है, सॉरी, उनका राजनीतिक उद्देश्य भी झलकने लगता है। क्योंकि डुप्ले जो था, दक्षिण भारत की दो शक्ति थी, हैदराबाद और कर्नाटक। वहां पे राजनीतिक उथल पुथल जब वहां पे मचता है, मतलब होता है राजनीतिक उथल पुथल, तो उसमें आप देखो से डुप्ले उसमें अपना प्रमुख भूमिका निभाता है। इससे पता चलता है डुप्ले का मतलब व्यापार के साथ यहाँ पे क्या था। तो व्यापार के साथ उसका मतलब देखेंगे तो उसका राजनीतिक महत्व भी आपको, मतलब राजनीतिक सोच भी उसकी देखने को मिलेगी। 1746 में फ्रांसीसी ने मद्रास पे कब्जा कर लिया। तत्कालीन भारत का स्वरूप एकीकृत न होकर स्थानीय क्षेत्रों में विभक्त था। इस स्थिति का लाभ सभी यूरोपीय कंपनियों को हुआ। दक्षिणी क्षेत्रों में विशेष करके कर्नाटक, मद्रास और पांडिचेरी में राजनीतिक अनिश्चितता कायम थी। 1740 में यूरोप में ऑस्ट्रिया उत्तराधिकारी का युद्ध फ्रांस एवं इंग्लैंड के परस्पर संघर्ष का समय रहा। उस युद्ध में इंग्लैंड का विशेष ध्यान ऑस्ट्रेलिया की ओर था। इसीलिए उनका कोई जहाजी बेड़ा मद्रास के समुद्र तट पर तैनात नहीं था, लेकिन वहां फ्रांसीसी जहाजी बेड़ा उपस्थित था। इसी स्थिति में फ्रांसीसियों ने पूरा लाभ उठाकर मद्रास पर कब्जा कर लिया। 2 वर्ष बाद यूरोप ने अंग्रेजों को फ्रांसीसियों के बीच युद्ध की समाप्ति, एक्सला सेपल की संधि कब हुआ था? एक्सला सेपल की संधि, एक्सला सेपल की संधि कब हुआ था? अरे बताइए। 1748 सर लगता है। बिल्कुल, वेरी गुड, ठीक है। एक्सला सफल की संधि 1748 में होता है, 46 में युद्ध प्रारंभ होता है, 48 में संधि होता है। जब संधि के अनुसार मद्रास जो था ईस्ट इंडिया कंपनी को फिर से मतलब लौटा दिया गया। इस मद्रास में फ्रांसीसियों की कब्जा हो गई थी, ठीक है, ध्यान में रखेंगे। कब्जा किया गया था 1746 में। कब्जा करते ही मतलब क्या होता, प्रथम, ठीक है, प्रथम अंग्ल, सॉरी, भारतीय और फ्रेंच का युद्ध शुरू होता है। और उसी के बाद मतलब 46 में कब्जा करता है, 2 साल के बाद लौटा दिया जाता है। 1740 से 1765 के बीच अंग्रेजों और फ्रांसीसियों के बीच युद्ध चलता रहा। कर्नाटक दक्कन के सूबेदार के अधीन एक प्रांत था जिसका शासन नवाब के हाथों में था। व्यापारिक अधिकार के लिए अंग्रेजों और फ्रांसीसियों के बीच 3 युद्ध हुए। पहला युद्ध की बात करेंगे तो 40 से 48 के बीच में था, ठीक है। यह युद्ध जो था उन्हें 1740 से लेकर 48 के बीच लड़ा गया। युद्ध में प्रत्यक्ष रूप से कर्नाटक के नवाब पद के उत्तराधिकारी का संघर्ष जो था दृष्टिगोचर हो रहा था, परंतु अप्रत्यक्ष रूप से इसमें ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी और फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी भी शक्तियां लड़ रही थी। इस युद्ध में फ्रांसीसी शक्ति पूरे समय तक हावी रही, परंतु आपसी मनमुटाव के कारण लाभ उठाने में असमर्थ रहे, ठीक है, ध्यान में रखेंगे। तो पहला कर्नाटक युद्ध 1740 से 48 तक चला। इसमें फ्रांसीसी कंपनी जो थी ब्रिटिश के ऊपर हावी तो रहा, लेकिन उनको बहुत अधिक फायदा आपको नहीं देखने को मिलता है। अंग्रेजी तथा फ्रांसीसियों की व्यापारिक प्रतिद्वंद्विता इस युद्ध का मतलब क्या था, सर्वप्रमुख कारक था। क्योंकि दोनों कंपनियां एक दूसरे के व्यापार को हानि पहुंचाकर अधिक से अधिक लाभ उठाने की कोशिश मतलब कर रही थी।
1740 में ऑस्ट्रिया के उत्तराधिकारी का युद्ध शुरू हुआ और इसी युद्ध के साथ भारत में भी कर्नाटक का युद्ध देखने को मिलता है, ठीक है। 48 में जाके संधि हो जाती है जिसको एक्सला सफल का संधि कहते हैं, और उसी के साथ ही मतलब आप देखोगे प्रथम कर्नाटक युद्ध की मतलब समाप्ति होती है। इस युद्ध का प्रभाव भारत में, ठीक है, अंग्रेजों एवं फ्रांसीसियों पर हुआ। क्योंकि यूरोप में अंग्रेजी और फ्रांसीसी आपस में लड़ रहे थे, इसलिए भारत में भी वो लड़ने लगे। ऑस्ट्रेलिया के उत्तराधिकारी के युद्ध का समाचार जिस समय भारत पहुंचा, उस समय पांडिचेरी का फ्रांसीसी गवर्नर डुप्ले था और मद्रास का अंग्रेज गवर्नर मोर्स था, याद रखेगा। जिस समय ऑस्ट्रेलिया के उत्तराधिकारी का युद्ध का बाद जो भारत पहुंचा, उस समय फ्रांसीसी गवर्नर जो था पांडिचेरी में, डुप्ले था। इधर कौन था? इधर कौन था तो क्या बताएंगे? इधर कौन था क्या बताएंगे? क्या नाम है इसका? और क्या बोले, फ्रांसीसी का नाम क्या था? मोर्स। क्या नाम था? मोर्स था, ठीक है। मद्रास तथा पांडिचेरी के बंदरगाह कर्नाटक राज्य में आते थे। डुप्ले ने कर्नाटक के नवाब अनवरुद्दीन से निवेदन किया कि वह अपने राज्य के किसी प्रकार का युद्ध न होने दे। इसके पूर्व उसने मोर्स से भी युद्ध न होने का प्रस्ताव किया था। डुप्ले कूटनीति का सहारा के लिए और आरंभ में अंग्रेजों को शांत करने के लिए मद्रास उसने सितंबर 1946 में मॉरिशस के गवर्नर, ठीक है, लाबोडोनो की सहायता से मद्रास को अपने अधिकार में ले लिया। इस डुप्ले और लाबोडोनो, ये कहाँ के गवर्नर? लाबोडोनो ये फ्रेंच गवर्नर ही था लेकिन मॉरिशस से आया था, के बीच मतभेद हो गया था। लाबोडोनो ने 4 लाख पाउंड की रिश्वत लेकर मद्रास फिर से अंग्रेजों को मतलब क्या किए, सौंप दिए, ठीक है, ध्यान में रखेंगे। लाबोडोनो जो था फ्रेंच ही था, ठीक है, ध्यान में रखेंगे। लेकिन 4 लाख रुपया का, 4 लाख पाउंड का रिश्वत लेके फिर से अंग्रेजों को सौंप दिया। लाबोडोने ने मॉरिशस वापस जाने पर डुप्ले ने फिर से मद्रास पर अधिकार कर लिया। डुप्ले ने कर्नाटक के नवाब अनवरुद्दीन को यह आश्वासन दिया कि वह मद्रास को जीतने का उसे सौंप देगा, परंतु डुप्ले ने ऐसा नहीं किया। इस कारण अनवरुद्दीन के पुत्र महफूज खान ने विशाल सेना की सहायता से फ्रांसीसियों पर आक्रमण कर दिया। डुप्ले के नेतृत्व में फ्रांसीसी सेना ने अड्यार के समीप नवाब की सेना को पराजित कर दिया, ठीक है, ध्यान रखें। वहां पे कौन था? महफूज खान था, जो कि किसका पुत्र था? अनवरुद्दीन का पुत्र था। तो शुरू में आप देखोगे, शुरू में क्या होता है, सिर्फ यहाँ पे आप देखेंगे मद्रास जो था ब्रिटिश के अंदर चला जाता है। डुप्ले ने कर्नाटक के नाम अनवरुद्दीन से निवेदन किया वो राज्य के किसी प्रकार का युद्ध ना होने दे। यहाँ पे आप देखो जैसे बताया ना यहाँ पे, हाँ बिल्कुल ठीक है। तो यहाँ पे शुरू में क्या था, मद्रास ब्रिटिश के पास जाता है, फिर ब्रिटिश ने मतलब फ्रांसीसी जीत लेता है। किसके सहायता से? लाबोडोर्नो की सहायता से, लेकिन मॉरिशस का क्या था, गवर्नर था। लेकिन बाद में जाके घुसखोर निकलता है, मतभेद हो जाता है डुप्ले के साथ इसका, और पैसा लेकर ब्रिटिश को मद्रास सौंप देता है। लेकिन ब्रिटिश से फिर मद्रास कौन ले लेता है? कौन ले लेता है? डुप्ले ले लेता है। और डुप्ले बोलता है से हम अनवरुद्दीन हम तुम्हें मद्रास को दे देंगे, लेकिन बाद में देने से इनकार करता है। तो अनवरुद्दीन क्या करता है, महफूज खान को भेज देता है विशाल सेना के साथ, लेकिन पराजित हो जाता है। मद्रास तथा नवाब की सेना पर विजयों ने फ्रांसीसियों की महत्वाकांक्षा बढ़ गई और उन्होंने पांडिचेरी की दक्षिण स्थित अंग्रेजों का एक अन्य बस्ती फोर्ट सेंट डेविड पर अधिकार करने का प्रयास किया, परंतु लगभग 1.5 वर्ष के घेरे के बाद भी डुप्ले इस बस्ती पर अधिकार करने में असमर्थ रहा। इस बीच इंग्लैंड इंग्लैंड से भारत में अंग्रेजों की सहायता के लिए सेना पहुंच गई। इस सहायता से उत्साहित होकर अंग्रेजों ने पांडिचेरी का घेरा डाल दिया, परंतु उस पर अधिकार करने से भी अंग्रेज असफल रहे और उन्हें फोर्ट सेंट डेविड वापस जाना पड़ा, ठीक है, ध्यान में रहेंगे। 1748 में यूरोप में अंग्रेजों और फ्रांसीसियों के बीच एक्सला सेपल की संधि हुई, जिसमें यूरोप में युद्ध क्या था, समाप्त हो गया। इस युद्ध के परिणाम स्वरूप भारत में भी दोनों पक्षों के बीच में युद्ध समाप्त हो गया। वहां पे युद्ध समाप्त हुआ यूरोप में, उसके साथ भारत में भी क्या होता है, युद्ध मतलब समाप्त हो जाता है। इस संधि के प्रावधानों के तहत अंग्रेजों के भारत में मद्रास तथा फ्रांसीसियों के उत्तर अमेरिका में लुइसबर्ग फिर से मतलब क्या होता है, प्राप्त हो जाता है, ठीक है। तो इसमें देखिए इसमें क्या होता है, इस संधि में, हाँ इस संधि में क्या होगा, तो इस संधि में आप देखेंगे अंग्रेजों का फिर से मतलब क्या होता है, मद्रास मिल जाता है, ठीक है। और तथा फ्रांसीसी को उत्तरी अमेरिका में लुइसबर्ग फिर से मतलब क्या होता है, प्राप्त होता है। मतलब जो जिसका जिसका टेरिटरी रहता है उसको इसको संधि में क्या किया जाता है, लौटा दिया जाता है। इसलिए बोल सकते हैं संधि का कोई अंतिमतः निष्कर्ष तो नहीं मिला, लेकिन इस संधि में अगर फ्रांसीसी अगर अच्छी से एकता दिखा करके लड़ते तो वाकई में फ्रांसीसियों को बहुत अधिक सहायता मिलती। लेकिन वो लोवोगार्डो जो बुलाया गया था वहां से, मॉरिशस का जो गवर्नर जो था, वो मतलब क्या निकला, घुसखोर निकला। वो मतलब क्या हुआ, कुछ पैसे के लिए, मतलब 4 लाख पाउंड के लिए अंग्रेजों से ही संधि कर लिया।
प्रथम कर्नाटक युद्ध का कोई तत्कालीन राजनीतिक प्रभाव भारत पे नहीं पड़ा, न तो इस युद्ध में फ्रांसीसियों को कोई लाभ हुआ और न ही अंग्रेजों को हुआ। ठीक है, इस युद्ध में भारतीय राजाओं का कमजोरियों का उजागर हो गया। लेकिन इस युद्ध में ये पता चलेगा कि भारतीय राजा जो है क्या है, कमजोर है। प्रथम कर्नाटक युद्ध के समय जल सेना का महत्व बढ़ा और यह स्पष्ट हो गया कि भारतीय सेना यूरोपीय सेना से स्पष्ट रूप से कमजोर हो गई है। जिस शक्ति के पास जल सेना मजबूत होगी, भारत में उसी की सत्ता स्थापित होगी। ठीक है, देशी राजाओं की कमजोरियों को भी जानने के बाद फ्रांसीसियों और अंग्रेजों ने समाचार साम्राज्य विस्तार का निश्चय किया। सबसे बढ़कर इन युद्ध में फ्रांसीसी गवर्नर डुप्ले तथा अंग्रेजी सेनापति क्लाइव की महत्वाकांक्षाओं को मतलब क्या किया, बढ़ा दिया। ठीक है, ध्यान रखें, तो गवर्नर डुप्ले और अभी क्लाइव आ जाएगा। ठीक है, तो फिर से लड़ाई होगी, लड़ाई पीट, फिर से दूसरा कर्नाटक युद्ध होगा। और दूसरा कर्नाटक युद्ध का समय काल कब से कब तक रहेगा, 51 से लेके कब तक, 55 तक, कहीं कहीं 56 भी आपको मिलेगा। ठीक है, आगे चलेंगे, देखेंगे इसमें क्या था। यही युद्ध 1751 में से 1755 के बीच लड़ा गया। इस युद्ध की पृष्ठभूमि भारतीय परिस्थितियों से निर्मित हुई थी। मतलब इस युद्ध का जो पृष्ठभूमि क्या बोलेंगे, तो भारत की जो परिस्थिति जो थी ना, उसी से मतलब इस युद्ध की पृष्ठभूमि जो थी निर्मित हुई थी। कर्नाटक में हैदराबाद के निजाम एवं मराठों के हस्तक्षेप युद्ध की परिस्थितियां उत्पन्न हुई थी। 1748 में हैदराबाद के निजाम, ठीक है, आसफ जाह निजाम मुल्क का देहसावसान हो गया। इसमें निजाम मुल्क बोलते थे, आसफ जाह भी बोलते थे, किनकिलिच खान भी बोलते थे। ठीक है, समझ गए ना। हैदराबाद का स्थापना इसने किया था। 1748 जब इसकी मृत्यु होती है तो इसके पद पे कौन आएगा, उसके लेकर मतलब क्या होता है, संघर्ष उत्पन्न हो जाता है। ठीक है, एक जो था इसका दामाद था, एक जो था इसका पुत्र था। नहीं, दामाद था कि भतीजा था, नासिर जंग शायद भतीजा था। ठीक है, भतीजा भी था, शायद दामाद भी था। ठीक है, तो एक मुजफ्फर जंग और दूसरा नासिर जंग के बीच में उत्तराधिकार का युद्ध शुरू हो गया। ठीक है, उसी समय कर्नाटक में भी इस प्रकार का संघर्ष कर्नाटक के नवाब अनवरुद्दीन तथा भूतपूर्व नवाब दोस्त अली के दामाद, ठीक है, चंदा साहिब के बीच में मतलब शुरू हो गया। ठीक है, तो कर्नाटक में भी सेम प्रॉब्लम और हैदराबाद में भी सेम प्रॉब्लम। तो हैदराबाद और कर्नाटक के उत्तराधिकारी युद्ध में अंग्रेजों और फ्रांसीसियों ने खुलकर भाग लिया। एक पार्टी क्या करेगा, एक पार्टी एक को सपोर्ट करेगा, दूसरा पार्टी उसके एंटी पार्टी को सपोर्ट करेगा। मतलब हैदराबाद से भी एक पकड़ लेगा, कर्नाटक से भी फ्रांसीसी एक पकड़ लेगा, ब्रिटिश भी कर्नाटक और हैदराबाद से एक एक को पकड़ लेगा। ठीक है, अब वो दोनों आपस में लड़ेंगे, ये लोग पीछे से मतलब क्या करेंगे, सैन्य सपोर्ट देंगे। ठीक है, अब अंग्रेजों ने हैदराबाद से नासिर जंग तथा कर्नाटक से अनवरुद्दीन को सपोर्ट किया। किसको सपोर्ट किया, कहा तक इंपॉर्टेंट है ये, बोलिए एक बार। अंग्रेजों ने हैदराबाद से किसे सपोर्ट किया, नासिर नासिर जंग। जंग ठीक है, और कर्नाटक से अनवरुद्दीन को, जबकि फ्रांसीसी ने कर्नाटक से चंदा साहब और हैदराबाद से बात करेंगे तो मुजफ्फर जंग का सपोर्ट किया। किसे दिया, नासिर जंग। मुजफ्फर जंग और अनवरुद्दीन को सपोर्ट किसने किया, अंग्रेज ने। अंग्रेज ने, हाँ। यस फ्रांसीसी सर। ने चंदा साहब और मुजफ्फर जंग को सपोर्ट किया। इस कारण एक बार फिर दोनों यूरोपीय शक्तियां आपस में लड़ पड़ी। उधर 1749 में तंजावुर में भी उत्तराधिकारी का युद्ध शुरू हो गया। इस युद्ध में भाग लेकर अंग्रेजों ने देवी कोटाई नामक क्षेत्र अपने अधिकार में ले लिया। इससे फ्रांसीसी क्षुब्ध हो गया और अंग्रेजों का विरोध करने लगे। फ्रांसीसी गवर्नर डुप्ले चंदा साहिब तथा मुजफ्फर जंग से सीधे संधि करने के पश्चात अपने समर्थकों से सत्ताहीन करने का प्रयत्न करने लगे। डुप्ले ने इन दोनों की सहायता से नवाब कर्नाटक के नाम अनवरुद्दीन पर आक्रमण कर दिया। ये इंपॉर्टेंट युद्ध है। ठीक है, 3 अगस्त 1749 को, ठीक है, बेल्लोर कर्नाटक में निकट अंबर के युद्ध में पराजित होकर अनवरुद्दीन मारा गया। ठीक है, तो 1749 में अंबर का युद्ध हुआ था बेल्लोर के पास में। इस युद्ध में मतलब क्या होता, अनवरुद्दीन मारा गया। अनवरुद्दीन को कौन सपोर्ट कर रहा था, ब्रिटिश सपोर्ट कर रहा था। अनवरुद्दीन कहां से था, अनवरुद्दीन को कौन सपोर्ट कर रहा था, ब्रिटिश सपोर्ट कर रहा था कर्नाटक से। अनवरुद्दीन का कहानी समाप्त। अब बचा नासिर जंग। ठीक है, ब्रिटिश खेमा का अनवरुद्दीन गया फ्रांसीसियों के साथ। ठीक है, इस युद्ध में अनवरुद्दीन एवं पुत्र मोहम्मद, अनवरुद्दीन का जो पुत्र जो था मोहम्मद अली, वो भाग गया। इस तरह कर्नाटक पर चंदा साहब का अधिकार हो गया। चंदा साहब को कौन सपोर्ट कर रहा था, फ्रांस सपोर्ट कर रहा था। डुप्ले की सहायता से प्रसन्न होकर चंदा साहब ने पांडिचेरी के निकट एक विशाल क्षेत्र फ्रांसीसियों को उपहार स्वरूप दे दिया। कर्नाटक में फ्रांसीसी प्रभाव को सीमित करने के लिए अंग्रेजों ने हैदराबाद के नासिर नसरुद्दीन को कर्नाटक के विरुद्ध आक्रमण के लिए प्रेरित किया। 1750 ईस्वी में नासिर जंग ने कर्नाटक पे आक्रमण कर दिया। कौन उकसा रहा था नासिर जंग को, तो नासिर जंग को कौन सपोर्ट कर रहा था, ऊपर में बताया नासिर जंग को ब्रिटिश सपोर्ट कर रहा था। ठीक है, अनवरुद्दीन तो मारा गया, अब ब्रिटिश सपोर्ट करेगा सर, तुम क्या करो, कर्नाटक पे हमला कर दो। किस पे हमला कर दो, कर्नाटक पे हमला कर दो, जो कि कर्नाटक में। अनवरुद्दीन के हिस्सा में होना चाहिए, जो कि चंदा साहिब वहां पे रूल कर रहा था, जो कि मतलब
फ्रेंच की सहायता से बनेगा। तो नासिर जंग जाएगा किस पे हमला करने, कर्नाटक पे हमला करने। नासिर जंग ने मुजफ्फर जंग को मतलब क्या कि बंदी बना लिया। इस समय डुप्ली ने कूटनीति का सहारा लिया और नासिर जंग के सैन्य अधिकारियों को प्रलोभन देकर अपने पक्ष में मिला लिया। इन अधिकारियों ने 1750 ईस्वी तक नासिर जंग की हत्या कर दी। मुजफ्फर जंग को हैदराबाद का नवाब घोषित कर दिया गया। तो दोनों क्रम में कौन जीत गया, तो दोनों क्रम में ब्रिटिश हार गया। ठीक है, दोनों क्रम में ये नासिर जंग भी मारा गया, अनवरुद्दीन भी मारा गया। बच गया कौन, चंदा साहिब और हैदराबाद में मुजफ्फर जंग। तो मुजफ्फर जंग हैदराबाद का निजाम बन गया और चंदा साहिब कर्नाटक का नवाब बन गया। तो दोनों को दोनों किसके फेवर में बन गया, तो दोनों को दोनों की बात करेंगे तो फ्रांसीसियों का फेवर में बन गया। ठीक है, तो फ्रांसीसी को तो जाहिर सी बात व्यापारिक लाभ तो देगा ही नहीं, क्योंकि दोनों के दोनों राजा किसके सहायता से बने हैं, तब फ्रांसीसियों के सहायता से बने हैं। ठीक है, ध्यान में रखेंगे। अब आगे चलेंगे तो क्या था, बिल्कुल ठीक है, परंतु मुजफ्फर जंग के पद पे आसीन होने से पूर्व ही हत्या कर दी गई। अब यहाँ पे मुजफ्फर जंग भी था, वो भी मतलब पद पे बना फ्रांसीसियों की सहायता से, लेकिन उसकी हत्या हो जाती है। इस स्थिति में नासिर जंग के छोटे भाई, ठीक है, नासिर जंग कौन, जो कि ब्रिटिश के सपोर्ट से था, लेकिन उसकी हत्या जी कर दी सर। जाती है। उसका नासिर भाई का छोटा भाई जो सलाबत जंग को हैदराबाद का नवाब बनाया गया। सलाबत जंग ने, ठीक है, फ्रांसीसियों को उपहार स्वरूप उत्तरी प्रदेश दे दिया। ठीक है, ध्यान में रखना। समझ गया, हम्म, समझ गए ना, नहीं यस सर। समझे, बहुत खेल बेल है इसमें, समझना समझ। पड़ेगा। देखिए, कर्नाटक से दो था, हैदराबाद से भी दो था। तो कर्नाटक से अनवरुद्दीन और हैदराबाद से नासिर जंग, इसको सपोर्ट ब्रिटिश करेगा। हम्म, हैदराबाद से मुजफ्फर जंग और कर्नाटक से चंदा बाबू, इसको सपोर्ट फ्रांसीसी करेगा। फ्रांसीसी अपने लोगों के साथ मिलकर नासिर जंग और उसका क्या नाम था, मुजफ्फर जंग की हत्या करवा देगा। सॉरी सॉरी, नासिर जंग और उसका कर्नाटक से कौन था, अनवरुद्दीन, उसका हत्या करवा देगा। समझ गए। अब हमने फ्रांस, अब हैदराबाद पे किसको बैठा देगा, सॉरी कर्नाटक में किसको बैठा देगा, चंदा जी बाबू को बैठा देगा फ्रांसीसी के सपोर्ट में। और नासिर जंग का हत्या हो जाता है तो फ्रांसीसी के सपोर्ट से कौन बनेगा, मुजफ्फर जंग बनेगा। लेकिन मुजफ्फर जंग को भी मार दिया जाता है तो मुजफ्फर जंग का छोटा भाई बनेगा सलावत जंग। ठीक है, सलावत सॉरी जंग। सॉरी, नासिर जंग का छोटा भाई बनेगा, नासिर जंग ब्रिटिश सपोर्टर था, लेकिन छोटा भाई सलावत जंग जो था वो मतलब किसके सपोर्ट में आ जाएगा, तो फ्रांस का। फ्रांसीसियों के सपोर्ट में आ जाएगा। ठीक है, हम्म, 1751 में अंग्रेजों की ओर से मद्रास में सॉन्डर्स को गवर्नर बनाया गया। उसने कर्नाटक में मोहम्मद अली की सहायता के लिए मई 1751 में अंग्रेजी सेना को त्रिचनापल्ली की ओर भेज दी। परिस्थितियों को देखते हुए फ्रांसीसियों ने भी चंदा साहिब की रक्षा के लिए सेना भेज दी। दोनों की ओर से सेना भेजे जाने के कारण कर्नाटक युद्ध का क्षेत्र बन गया। इस पर तंजावुर और मैसूर के शासक तथा मराठा सरदार मुरारी राव अंग्रेजों के पक्ष में हो गए, जिससे परिस्थितियां और विकट हो गई। जब अंग्रेज और फ्रांसीसिया त्रिचनापल्ली में घेराबंदी में लगे थे, ठीक उसी समय रॉबर्ट क्लाइव ने अंग्रेज सॉन्डर्स को कर्नाटक की राजधानी अर्काट पे आक्रमण करने के लिए सलाह दी। 1751 में क्लाइव ने अर्काट पर विजय प्राप्त कर ली। चंदा साहब को जब इसका समाचार मिला तब उसके पुत्र राजा खान के नेतृत्व में एक विशाल सेना अर्काट की ओर भेजी गई। ठीक है, ध्यान रखेंगे। राजा खान ने अर्काट में क्लाइव को घेर लिया और उस पर दबाव बनाने में भी सफल रहा, परंतु इसी बीच मेजर लॉरेंस की अध्यक्षता में एक अंग्रेजी सेना क्लाइव की सहायता के लिए पहुंच गई। राजा खान को, ठीक है, विवशता पूर्वक मतलब क्या होना पड़ा, पीछे हटना पड़ा। अर्काट की जीत में हासिल करने के बाद क्लाइव और लॉरेंस ने अपने कदम आगे बढ़ाए और 1751 में चंदा साहिब तथा फ्रांसीसी कमांडर लॉ को पराजित करके त्रिचनापल्ली पर अधिकार कर लिया। चंदा साहिब तत्काल भागने में सफल रहा, परंतु बाद में उसकी हत्या कर दी गई। तो चंदा साहब जो कर्नाटक में जो बना था उसका कहानी समाप्त होगा, जो फ्रांसीसियों की सहायता से बना था। अंग्रेजों ने चंदा साहिब की जगह मोहम्मद अली को कर्नाटक का नवाब बनाया। विपरीत परिस्थितियों में फ्रांसीसी गवर्नर डुप्ले ने भी अपना धैर्य बनाए रखा और शीघ्र ही मराठों तथा मैसूर के शासकों को अपने पक्ष में कर लिया। उसने तंजावुर के शासक को तटस्थ रहने का परामर्श दिया। 1753 में भी त्रिचनापल्ली का घेरा डाला। 1753 में अंग्रेजों और फ्रांसीसियों की जीत का सिलसिला चलता रहा। फ्रांस की सरकार डुप्ले की लगातार संघर्ष की नीति से तंग आ गई थी, ठीक है, मतलब परेशान हो गई, और इसीलिए उसने डुप्ले को फ्रांस बुलाने का निर्णय लिया। डुप्ले को फ्रांस बुलाया गया तथा उसकी जगह पे गोडोहू के गवर्नर बनाया गया। ठीक है, तो ध्यान में रखिए, डुप्ले जो फ्रांस जो चला जाता 53 के आसपास, उसकी जगह गोडोहू गवर्नर बनकर आता है। गोडोहू जो था वो सही में गोडोहू नहीं, गधा ही था और दूरदर्शी था, राजनीतिज्ञ था, इसलिए भारत में अपना पद संभालने के साथ ही अंग्रेजों के साथ समझौते के लिए वार्ताएं शुरू कर दी। 1755 में हम्म, अंग्रेजों तथा फ्रांसीसियों के बीच पांडिचेरी की संधि हो गई और द्वितीय कर्नाटक युद्ध मतलब पांडिचेरी की संधि से मतलब क्या होता है,
समाप्त हो गया, ठीक है। समाप्त हो जाता। संधि के इस प्रावधान को केंद्रित किया गया कि दोनों शक्तियां भारतीय राज्यों के आंतरिक मामलों में किसी भी प्रकार का हस्तक्षेप नहीं करेगी, लेकिन कुछ ही दिन के बाद फिर से युद्ध शुरू हो जाता है, ठीक है। जी सर। एक ही साल के बाद आई थिंक, ठीक है। अंग्रेजों और फ्रांसीसियों ने एक दूसरे में विजित प्रदेशों को वापस कर दिया, और यह भी प्रावधान किया कि यदि दोनों देशों की सरकार इसे मान्यता प्रदान कर देगी तो ये संधि अस्थायी होगी। 1755 ईस्वी में फ्रांस और इंग्लैंड के बीच सप्तवर्षीय युद्ध शुरू हो गया, ठीक है। 1755 नहीं, 1756 में, ठीक है। ध्यान में 56 से रखेंगे। और 23 में। पांडिचेरी की संधि अप्रासंगिक हुई, जैसे ही युद्ध प्रारंभ होता है फिर से मतलब भारत में भी युद्ध शुरू हो जाता है। 56 से 63 तक यूरोप में युद्ध चलेगा, भारत में 58 से लेकर 63 तक युद्ध चलेगा। और पांडिचेरी की संधि मतलब फिर से मतलब अप्रासंगिक हो जाएगी, ठीक है। मतलब पांडिचेरी में क्या बोला, पांडिचेरी की संधि में क्या था, तो एक दूसरे पर आक्रमण नहीं करेंगे, एक दूसरे का मतलब क्या बोलेंगे, क्षेत्रों का मतलब सम्मान करेंगे। लेकिन फिर से मतलब क्या होता है, तृतीय कर्नाटक युद्ध प्रारंभ हो जाता है। और तृतीय कर्नाटक युद्ध को सप्तवर्षीय युद्ध के नाम से भी जानते हैं, क्योंकि यूरोप में 56 से 63 तक चलेगा, और भारत में कब से कब तक चलेगा, 58 से लेकर 63 तक चलेगा। भारत में कब से कब तक चलेगा, तो 58 से लेकर 58 से 63 तक मतलब युद्ध जो था भारत में चलेगा, इसको आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। द्वितीय कर्नाटक युद्ध में भारतीय इतिहास पर दूरगामी प्रभाव छोड़ा, और इस युद्ध के दौरान डुप्ले के नेतृत्व में फ्रांसीसी अंग्रेजी पर हावी रहे थे, किंतु युद्ध के अंतिम समय में डुप्ले को वापस बुला लिया जाने से फ्रांसीसियों का प्रभाव घटने लगा। इस युद्ध के अंत में भारत में डुप्ले की सफलताओं खाक कर दिया, जबकि इस समय रॉबर्ट क्लाइव का महत्व बढ़ने लगा, ठीक है। रॉबर्ट क्लाइव बहुत बड़ा नाम बन गया। वस्तुतः पांडिचेरी की संधि द्वारा अंग्रेजों ने वह सब कुछ प्राप्त कर लिया जिसकी प्राप्ति के लिए डुप्ले के नेतृत्व में फ्रांसीसी प्रयासरत थे। कर्नाटक ने द्वितीय युद्ध से स्पष्ट कर दिया कि भारत में आने वाले समय में अंग्रेजों है फ्रांसीसी अपने देश की अंतर युद्धात्मक नीतियों के चंगुल में फंसे थे, जबकि अंग्रेजों को उनके देश के पूर्ण सहयोग दिया। परंतु फ्रांसीसी गवर्नर गोडोहू ने भारत में फ्रांसीसियों के पतन का मार्ग जो था प्रशस्त कर दिया, ठीक है। अब तृतीय कर्नाटक युद्ध की बात करेंगे, तो तृतीय कर्नाटक युद्ध से हम लोग कल पढ़ेंगे, ठीक है। तृतीय कर्नाटक युद्ध थोड़ा जटिल है, आप लोग क्या कीजिएगा, तृतीय कर्नाटक युद्ध से चतुर्थ कर्नाटक युद्ध तक, ठीक है, आपको क्या करना है, अच्छे से देख के आना। चतुर्थ कर्नाटक, सॉरी क्या मैं बोल रहा हूँ, ठीक है। हाँ ठीक है, चतुर्थ नहीं, मतलब फ्रांसीसियों की असफलता के कारण कल देख के आएंगे। और आपका वहीं पे आपका क्या होगा, कल कल तो नहीं, एक दिन और लगेगा, ठीक है। अभी चलेगा, अभी लंबा चलेगा, बहुत कुछ है इसमें भी, ठीक है। तो कल तृतीय कर्नाटक युद्ध मतलब पढ़ा के, थोड़ा सा असफलता के कारण फ्रांसीसी भारत में असफल क्यों हो गए, इन सब सारी चीजों का मतलब क्या करेंगे, कल के क्लास में चर्चा करेंगे। सेकेंड सेट डाला जा चुका है, सभी लोग सेकेंड सेट को बनाइए, ठीक है। अब बाकी कोई डाउट होता है तो करेंगे। और सवेरे वाले क्लास में, आरएनए के क्लास में सभी लोग आया कीजिए। हाँ, बाकी जो लोग हैं जो बीपीएससी का प्रॉपर तैयारी करना चाहते हैं, ठीक है, तो अपने मित्रों को भी मतलब क्या कीजिए, बताइए, ठीक है। यहाँ से होगा, ठीक है। हम्म। तो कल मिलते हैं, सेकेंड सेट बना के सभी लोग रखिए, ठीक है। जी समझ रहे सर। हैं ना। अभी जी धीरे सर। धीरे से पढ़ रहे हैं, बाकी बहुत ज्यादा बर्डन बढ़ने वाला है, ठीक है। अभी धीरे धीरे से स्टार्ट कीजिए, और बीपीएससी के लिए थोड़ा सीरियस होकर अच्छे से तैयारी कीजिए, घर से भी मेहनत किया कीजिए, ठीक है। समझ गए। जी सर। जो लोग बीपीएससी, इसमें बीएसएससी का फॉर्म कितने लोगों ने डाला है, डाल यस सर, दिया। हम डाले हैं। अब तो जो लोग बीएसएससी का फॉर्म डाले हैं वो ज्वाइन कर सकते हो ग्रुप में, हमको मैसेज कर दीजिएगा, उनको जोड़ देंगे उस ग्रुप में जहाँ बीएसएससी की तैयारी होगी, ठीक है। क्योंकि अगर यस सर। इसमें जो लोग पहले से जो जुड़े हुए हैं उनको उसमें फ्री में एंट्री दे दिया जाएगा, बाकी जो बाद में जुड़ेंगे उनको अलग पे करना पड़ेगा, ठीक है। तो बीएसएससी वाले पेड वाले ग्रुप में भी आप लोग को जोड़ दिया जाएगा जिन्होंने बीएसएससी का फॉर्म डाला है, ठीक है। यस सर।